इसके कंप्लीट पीडीएफ के लिए आपको एक नंबर दिया जा रहा है 7905858205 पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स और आपके एमसीक्यू लाइन बाय लाइन मिलेंगे। जो क्लासेस आपकी हो रही हैं इसकी भी पीडीएफ आपकी इसी प्रकार से आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी एससीईआरटी बहुत जल्दी आपके सामने हो जाएगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस इन सब की एनसीईआरटी अवेलेबल है। बहुत कम प्राइस पे आप पता करके ले सकते हैं। ठीक है, हम क्लासेस शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 है 1 2 3 4 अपलोड है। ये क्लास 11th के एनसीईआरटी का आपका फिफ्थ चैप्टर है, मतलब पार्ट 1 का, जो कि 14 चैप्टर है जिसमें से 5वां चैप्टर ये है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि धरातल असमतल क्यों है। इसका रीजन है गत्यात्मक कारण, मतलब जो भू प्रॉपर्टी की गत्यात्मक कारण होता है वो उसकी रीजन है। कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी पर किन दिशाओं में संचलित होती रहती है। भू प्रॉपर्टी मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है वो किन दिशाओं में संचलित होता रहता है। वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में इसका संचालन होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए मूल रूप से क्या उत्तरदायी है। उत्तरदायी यही है कि जो क्रस्ट का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर जो संक्रिय आंतरिक बल है उसमें पाया जाने वाला अंतर। ऑप्शन नंबर सी। धरातल को अनवरत प्रभावित करने वाले बाह्य बल किससे प्रेरित होते हैं। जो उसके बाह्य बल प्रेरित होते हैं सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उससे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 है, बाह्य बलों को क्या कहते हैं। तो बाह्य बलों को बोलते हैं एक्सोजेनिक, मतलब कि बहिर्जनिक बल बोलते हैं। कह रहा है कि आंतरिक बलों को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एंडोजेनिक, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला पॉइंट है हमारा कि जो बहिर्जनिक बलों की जो क्रियाएं हैं उनका परिणाम क्या होता है। जो बहिर्जनिक बल हैं उनका परिणाम ये है कि जो उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण है, मतलब वियरिंग डाउन है, तथा निम्न क्षेत्रों गर्तों का भरा, ये सभी के सभी बहिर्जनिक बलों का क्रियाओं का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने से अंतर अंतर के कम होने को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं तल संतुलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करेक्ट कि तल संतुलन की जो परिभाषा है वो क्या है। जो तल संतुलन की परिभाषा है वो क्या है। वो है कि धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को हम बोलते हैं तल संतुलन। अगला है आपका कि धरातल के भागों को ऊपर उठाने या उनका निर्माण करने वाली जो शक्तियां हैं वो कौन सी हैं। जो शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी वो कौन सी शक्तियां हैं। ये हैं आपकी अंतर्जनित शक्तियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, धरातल में भिन्नता तब तक क्यों बनी रहती है जब तक उस पर बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। क्लियर है। 11 के बाद से 12 है। आपको बता दें हम कि अब आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी का जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। साइंस भी आपको, बायोलॉजी तो मिनिमम करना पड़ेगा, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। आप इनको हल्के मत लीजिए। आपके साइंस का भी हम वन लाइनर फॉर्मेट आपके सामने हम लेके आएंगे जरूर। सबसे पहले हम जियोग्राफी क्लास 12th का करते हैं। करा कि सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से किस प्रकार के बल हैं। ये एक्चुअली भू आकृतिक जो निर्माण करने वाले बल होते हैं वो है। कह रहा है कि बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से किस प्रकार के बल होती हैं। तो ये होती है भूमि विघर्षण बल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 13 के बाद से 14 नंबर है। कह रहा है कि भूतल संवेदनशील है और मानव अपने निर्वाह के लिए किस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। और मानव अपने निर्वाह के लिए किस पर निर्भर करता है या रहता है। ये ऑप्शन जो है वो है आपके इस पर, मतलब कि जो ये भूतल है इस पर अपने निर्वाह के लिए रहता है। धरातल के अधिकांश भाग को आकार प्राप्त करने में कितनी अवधि लगी है। इसको बहुत लंबी अवधि लगी है, मतलब सैकड़ों हजारों साल लगे हैं। मानव के द्वारा किसके कारण धरातल की संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। उसके उपयोग से, दुरुपयोग से, कुप्रयोग से। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ये मेरी गारंटी है आपको बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल मेरे एनसीईआरटी वन लाइनर को देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक एक लाइन लेके आया हूं तो एग्जाम ओरिएंटेशन की भावना ही खत्म हो गया। ये समझिए आप एक बुक रीड कर रहे हैं और उसी हिसाब से आपका एमसीक्यू फॉर्मेट तैयार भी होता जाएगा। भू आकृतिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं। इसको कहते हैं
कि धरातल के पदार्थ पर जो अंतर्जनित और बहिर्जनित बल हैं, उसके द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण जो भूतल के विन्यास में परिवर्तन देखने को मिलता है, वही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भू आकृतिक प्रक्रियाओं में कौन सी दो अंतर्जनित प्रक्रियाएं शामिल हैं? इसमें पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, ये दोनों के दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं? तो इसमें जब बहिर्जनिक की बात करेंगे तो इसमें अपक्षय आ जाएगा, बृहच्छरण आ जाएगा, अपर्दन आ जाएगा, निक्षेपण आ जाएगा, ये एक्सोजेनिक है, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व को जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, वो क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे, उसको बोलते हैं भू आकृतिक कारक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बहिर्जनिक तत्व भू आकृतिक कारक हो सकते हैं? ये जो कारक हो सकते हैं वो जल, हिम, वायु इत्यादि हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भू आकृतिक कारक पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे क्यों ले जाते हैं? ढाल प्रवणता के कारण गतिशील होने से। भू आकृतिक प्रक्रियाएं और भू आकृतिक कारक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें इन्हें एक ही क्यों समझा जाता है? रीजन इसका ये है कि एक ही समझने का, कि इसमें क्योंकि वो दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। एक कारक क्या है, मतलब एक एजेंट क्या है? एक गतिशील माध्यम है, जैसे जल, हिमानी, हवा, लहरें इत्यादि सभी के सभी हैं ये। निम्नलिखित में से भू आकृतिक जो कारक है वो कहा जा सकता है। तो भू आकृतिक जो कारक है वो प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहर, धारा इत्यादि को कहा जा सकता है। ढाल के सहारे करा के सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाला जो दिशात्मक बल है वो कौन सा है? दिशात्मक बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं उसको? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल किन्हें क्रियाशील बनाता है? तो ये बनाता है आपका लहरों और ज्वार भाटा जनित धाराओं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कह रहा है कि किसके अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण भी नहीं होगा? तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता के अभाव में। सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो, सतह पर हो, किसी के कारण घटित हो, तो वो प्रवणता के कारण होते हैं, मतलब ग्रेडियंट के कारण होते हैं। प्रवणता के कारण संचलन कैसे होता है? कह रहा है प्रवणता के कारण संचलन कैसे होता है? जो संचलन होता है वो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर होता है। क्लियर है मेरी बात? कह रहा है कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रमुख बल स्रोत क्या हैं? इसके बल स्रोत हैं कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः किन प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है? ये प्रक्रियाएं हैं रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन, ज्वारीय घर्षण, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा के द्वारा होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा किन दो प्रक्रियाओं को प्रेरित करती है? ये है पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को, ये दोनों के दोनों प्रक्रियाओं को प्रेरित करती है। कह रहा है कि अंतर्जनित बलों के कार्य समान क्यों नहीं होते हैं? ये इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि रीजन देखते हैं इसका, इसलिए क्योंकि जो क्रस्ट की मोटाई होती है और दृढ़ता में इन दोनों में अंतर होता है, इसलिए। विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपटल की सतह कैसी होती है? ये जो रीजन, ये कैसी होती है इसकी बनावट? ये होती है आपकी असमतल होती है। ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रक्रियाएं जो भूपटल को संचलित, उत्पत्ति और निर्मित करती है किसके अंतर्गत होती है? तो पटल विरूपण के अंतर्गत होती हैं। पटल विरूपण के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं? तो इसके अंतर्गत आपकी परिवर्तनी, महाद्वीप रचना, भूकंप, प्लेट विवर्तनी के सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। कह रहा है कि तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, भूपटल की लंबी और संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ये जो प्रक्रियाएं वो कहलाती हैं परिवर्तनी प्रक्रियाएं। क्या बोलते हैं इनको? परिवर्तनी प्रक्रियाएं का नाम देते हैं। धरातल के बड़े भाग
के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? इसको बोलते हैं इपिरोजेनी। क्या बोलते हैं इसको? इपिरोजेनी का नाम देते हैं। करा कि परिवर्तनी और महाद्वीप रचना में क्या अंतर है? इसका रीजन क्या है? अंतर क्या है इसका? कि परिवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, नाम से ही है, जबकि महाद्वीप रचना एक महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। करा कि किन प्रक्रियाओं से भूभपटी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है? तो ये आपकी परिवर्तनी, महाद्वीप रचना, भूकंपलेट की विवर्तनिक प्रक्रियाओं से हो सकता है। अगला है पटल विरूपण प्रक्रियाओं के कारण किसमें परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का रूपांतरण प्रेरित होता है। ये है आपका दबाव, आयतन, तापक्रम, ये सब जानते ही हैं आप। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत क्या सम्मिलित होते हैं? ये पिघली हुई सैलें या लावा का भूतल की ओर संचालन और उनके आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण। पिघली हुई सैलों को क्या कहा जाता है जिसका संचलन ज्वालामुखीयता के अंतर्गत होता है? उसको बोलते हैं लावा। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करती हैं? तो सूर्य के द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से ये अपनी ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं। बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का जो दूसरा स्रोत है वो क्या है? इसका दूसरा स्रोत है टेक्टोनिक कारण से जो उत्पन्न हुई शक्तियां हैं उनके नियंत्रण, मतलब अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित जो विवर्तनीय यानी टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न जो प्रवणता होती है, इनका दूसरा एक ऊर्जा का स्रोत है। ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कौन सा बल कार्यरत रहता है? कौन सा बल कार्यरत रहेगा बताइए? वो रहेगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अगला पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह पर पदार्थों को किस दिशा में संचालित करता है? किस दिशा में? तो ढाल की दिशा में संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अनुपयुक्त बल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिबल, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रेस। करें कि ठोस पदार्थ में प्रतिबल किससे उत्पन्न होता है? तो पुश और पुल से होता है। इसके बाद हम 50 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं 51 नंबर। धक्का और खिंचाव से उत्पन्न प्रतिबल का परिमाण ठोस पदार्थ में क्या होता है? तो ठोस पदार्थ में विकृति प्रेरित होना। ठीक है ना। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल कौन कौन से होते हैं जिन्हें विलगकारी बल भी कहते हैं? इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, मतलब अपरूपण प्रतिबल का नाम देते हैं। कौन सा प्रतिबल सैलों और धरातल के पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है? ये इसका क्या है? इसका जो आंसर है ये है अपरूपण का प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, या इसको बोलते हैं फिसलन, स्लिपेज होता है इससे अपरूपण प्रतिबल का परिणाम। उसके बाद है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 55 नंबर। 55 नंबर देखिए कि धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त किन अन्य प्रतिबलों से प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं आपके आणविक प्रतिबलों से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि आणविक प्रतिबल किन कारकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन और पिघलन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं का जो सामान्य कार्य है वो क्या होता है? ये होता है कि कणों के बीच में बंधन को ढीला करना और विलेय पदार्थों को घुला देना। 58 नंबर है कि धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास किन प्रक्रियाओं का मूल कारण है? इसका मूल कारण है अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन एवं निक्षेपण का। कारण कि बहिर्जनिक भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न क्यों होती हैं? इसका रीजन क्या है? विभिन्न इसलिए होती हैं क्योंकि ये धरातल पर विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश वहां पे मिलते हैं। कौन से दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं? तो ये जो ऑप्शन है तापक्रम और वर्षण होता है। करा कि सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को किस सामान्य शब्दावली के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है आपका अनाच्छादन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अनाच्छादन जिसको बोलते हैं डेनुडेशन शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि निरावृत्ति, मतलब स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण को हटाना। 62 के बाद से 63 नंबर क्वेश्चन है कि अनाच्छादन प्रक्रियाओं का उदाहरण क्या क्या है? इसमें अपक्षय आएगा, बृहच्छरण आएगा, संचलन आएगा, अपरदन आएगा, ये सभी के सभी क्रियाएं आती हैं। 64 है कि पृथ्वी के धरातल पर भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश किस कारण स्थित है? तो ये आपके तापीय प्रवणता के कारण स्थित है।
जलवायु प्रदेशों में भिन्नता उत्पन्न करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? ये अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के कारण हैं। ये इसके कारक हैं। वनस्पति का जो घनत्व है वो प्रकार और वितरण प्रमुखतः किस पर निर्भर करते हैं? तो ये जो निर्भर करेंगे, ये वर्षा और तापक्रम पर आपके निर्भर करेंगे। कह रहा है कि वनस्पति बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं पर कैसा प्रभाव डालती है? तो ये जो प्रभाव डालेगी, ये आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव इसमें डालेगी। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में स्थानीय भिन्नता किन जलवायुवीय तत्वों के कारण पाई जाती है? तो इसमें जलवायु में अंतर और ढालों पर सूर्यातप प्राप्ति में अंतर के कारण। किसी भी जलवायु प्रदेश में अंतर भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के भिन्न-भिन्न होने का कारण क्या है? कि वहाँ पर वायु का वेग और दिशा, वर्षण की मात्रा, हिमकरण, पिघलन की आवृत्ति, इन सभी में क्या होता है? अंतर पाया जाता है। यदि मान लीजिए जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू-आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, उनके कार्यों की गहनता किस पर निर्भर करती है? तो उनके कार्यों की जो गहनता है, वो आपके शैलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करती है। क्लियर है? शैलों की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा गुण शामिल है? तो ये जो गुण शामिल है आपके शैलों की संरचना में, ये आपके वलन, भ्रंश, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति, ये क्लियर है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। घटक खनिजों की कठोरता भी होती है, कोमलता भी होती है, मतलब कि आपके सभी के सभी पारगम्यता भी इसमें होती है। विभिन्न प्रकार की जो शैलें होती हैं अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति कैसी प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है? तो ये प्रस्तुत करती है आपके विभिन्न प्रतिरोध क्षमता। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण होते हुए भी विभिन्न जलवायु दशाओं में अन्य प्रक्रियाओं के प्रति कैसी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकती है? ये हमेशा तीव्र रूप से प्रभावित होती रहती है। इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा कि प्रतिरोध रहित हो सकती है। अधिकांश बहिर्जनिक जो भू-आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, उसका प्रभाव अल्पावधि में कैसा हो सकता है? थोड़ा-सा मंद हो सकता है, थोड़ा और मतलब कि इम्परसेप्टिबल हो सकता है, मतलब अनवगम्य हो सकता है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं दीर्घावधि में किस कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करती हैं? तो ये करती हैं आपकी फैटिग, मतलब कि सतत श्रुति के कारण। धरातल पर विभिन्नता मूल रूप से किसके उद्भव से संबंधित है? तो ये है आपके भूप्रकृति के उद्भव से संबंधित है। धरातल पर विभिन्नता के विद्यमान रहने में किन कारणों का योगदान है? ये है पदार्थों के प्रकार और संरचना में अंतर और भू आकृतिक प्रक्रियाओं और उनके सक्रियता दर में अंतर। अपक्षय के अंतर्गत किसकी क्रिया सम्मिलित होती है? तो वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया के सम्मिलित होती है सभी इसमें। कह रहा है कि अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से जो शैलें हैं, उस शैलों के किन दो क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ये जो क्रियाएं हैं किनको परिभाषित किया सकता है? तो पहला होता है मैकेनिकल, जिसको हम यांत्रिक विखंडन बोलते हैं, और रासायनिक वियोजन, ये दोनों। अपक्षय को स्वस्थान है, जिसको इन सीटू बोलते हैं, या तदस्थन मतलब कि ऑन सीटू बोलते हैं। प्रक्रिया क्यों माना जाता है, इसका रीजन क्या है? इसलिए क्योंकि इसमें पदार्थों का थोड़ा बहुत और नगण्य संचलन होता रहता है। अपक्षय प्रक्रिया किन जटिल कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती है? ये भौमिकीय, जलवायुवीय, स्थलाकृतिक और वानस्पतिक कारकों के द्वारा होती है। अपक्षय प्रक्रियाओं और अपक्षय मेंटल की गहराई को प्रभावित करने वाले सबसे विशेष महत्वपूर्ण कारक कौन-कौन से हैं? इसका सबसे विशेष महत्वपूर्ण कारक आपके देखते हैं ऑप्शन क्या है? इसमें तो ये नहीं है, जलवायु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जलवायु होना चाहिए। जब भी अपक्षय प्रक्रिया और अपक्षय की मेंटल की गहराई जब कारक होंगे तो ये जलवायु को प्रभावित करेंगे। अपक्षय की 3 प्रमुख प्रकार कौन-कौन से? अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं? तो ये है रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक। भौतिक या यांत्रिक, और दूसरा होता है जैविक। निम्नलिखित में से कौन-सा रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? रासायनिक की बात करेंगे तो इसमें जो फ्रॉस्ट होता है, तुषार, वो नहीं है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों का अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो ये परिवर्तित हो जाता है क्लैस्टिक अवस्था में, बहुत महीन अवस्था में। चट्टानों का न्यूनीकरण जो है, वो किसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन, धरातलीय जल,
मृदा जल और निम्न अम्लों के प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। 86 के बाद से 87 है। कह रहा है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक तत्व या स्थितियां क्या हैं? कह रहा है कि ऊष्मा के साथ जल और वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता। कह रहा है कि पौधे और पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। कह रहा है कि भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? तो ये निर्भर करती हैं आपकी कुछ अनुपयुक्त बलों पर, मतलब फोर्सेस पर। जैविक अपक्षय बायोलॉजिकल किसका परिणाम है? जैविक अपक्षय किसका परिणाम है? ये है जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण। केंचुओं, दीमकों, चूहों इत्यादि जैसे जीवों के द्वारा बिल खोदने और वेजिंग मतलब फॉर्म से क्या होता है? ये होता है नई सतहों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कह रहा है कि जैविक अपक्षय में जीवों के द्वारा बनाई गई सतहें रासायनिक प्रक्रिया के लिए किस प्रकार सहायक होती हैं? तो ये नमी और हवा के बंधन में सहायता करके ये सहायक होती हैं इसमें। मानव किस प्रकार की धरातलीय पदार्थों का मिश्रण में सहायक होता है? तो वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोत कर, मिट्टी में कृषि कर, ये सभी के सभी इसमें सहायक है। सड़ने वाले पौधे और पौधों और पशुओं के पदार्थ किन तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे तत्वों का सड़ना, क्षरण, घूलन बढ़ जाता है? तो पहला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है कि हमिक, कार्बिन और अन्य जैसे तत्वों के। अगला पॉइंट है आपका कि पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थ पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है? तो बहुत अधिक प्रभाव डालती है और उनके यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग कर देती है। अपसल्कन क्या है? अपसल्कन तापीय संकुचन और फैलाव है। लवण अपक्षय का एक परिणाम है। अपसल्कन में किस प्रकार की जो सतह का निर्माण होता है? अपसल्कन में किस प्रकार की निर्माण का सतह होता है? इसमें चिकनी गोल सतह होती है। अपसल्कित गुंबद किसके कारण उत्पन्न होते हैं? अपलोडिंग से होते हैं। करें कि टार्स किसके कारण उत्पन्न होता है? टार्स। तो टार्स जो उत्पन्न होता है वो तापीय संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर किसका निर्माण करने के लिए मार्ग को प्रशस्त करती हैं? तो ये तोड़ती हैं आपकी आवरण प्रस्तर और मृदा। अपक्षय प्रक्रियाएं किन अन्य भू आकृतिक संचलनों के लिए भी उत्तरदायी होती हैं? तो अपरदन एवं बृहत संचलन के लिए। जैव मात्रा एवं और जैव विविधता मुख्यतः प्रमुखतः किसकी देन है? तो ये देन है आपकी वनों यानी वनस्पति की। वन यानी वनस्पति किस पर निर्भर करते हैं? तो ये निर्भर करते हैं आपके अपक्षीय प्रवाह, मतलब जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग मेंटल, उस पे। ऑप्शन नंबर बी। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो किसका कोई महत्व नहीं होता है? तो ये होता है अपरदन का कोई भी महत्व नहीं होता है। कह कि अपक्षय बृहच्छरण, अपरदन और उच्चावच के लघुकरण में किस प्रकार सहायक होता है? ये होता है उन्हें तीव्र करके सहायक होता है। अगला पॉइंट है कि सेलों का अपक्षय और निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण क्यों है? इसका रीजन है अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह मूल्यवान खनिजों के अयस्कों का समृद्धिकरण और संकेंद्रण में सहायक होता है। 107 नंबर है कि अपक्षय के द्वारा समृद्धिकरण और संकेंद्रण के लिए मूल्यवान खनिजों के उदाहरण हैं। तो ये है लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्क। अपक्षय किस प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? अपक्षय किस प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो ये है मृदा निर्माण की। तरह कि जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित हो जाते हैं? ये निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं। अपक्षय के दौरान मूल्यवान पदार्थों के संकेंद्रण को कहते हैं समृद्धिकरण। आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पदार्थों का दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार कब नहीं होगा? व्यवहार कब नहीं होगा? जब यदि इस प्रकार का जो अपक्षय बिना किसी बहुमूल्य पदार्थों के संकेंद्रण का पर्याप्त। बृहत संचालन के अंतर्गत वे सभी संचरण आते हैं जिनमें सेलों का मलबा किस बल के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है।
ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। करा के बृहद संचलन के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में से सही है? तो इसका कौन सा सही है? ये है कि मलबा, वायु, जल, हिम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। बृहद मलबे की जो संचलन गति है वो कैसी हो सकती है? तो बृहद मलबे, जब बड़ा मलबा होगा जाहिर सी बात है वो काफी धीमा होगा, मतलब सॉरी मंद से मत पहले धीमा होगा, उसके बाद से उस पर प्रेशर पड़ेगा तो तेज होगा। अगला पॉइंट, बृहद संचलन में पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो इनमें जो सम्मिलित हैं वो हैं आपके विसर्पण, बहाव, स्खलन और पतन। यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, फिर भी इसे क्यों बढ़ावा देता है? क्योंकि अपक्षयी ढालों पर संचलन अधिक सक्रिय रहता है। बृहद संचलन की प्रक्रिया में कौन से भू आकृति कारक सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं? प्रवाहित जल, हिमानी, वायु लहरें और धाराएं। कह कि बृहद संचलन को अपर्दन के अंदर क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों नहीं रखा जाता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, भू आकृति कारक सीधे सम्मिलित नहीं होते हैं। ढाल पर पदार्थ कब असफल होते हैं, मतलब संचलन कब शुरू करते हैं? ये शुरू करते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महान अंतर हो। निम्नलिखित में से वो कौन से कारक हैं जो बृहद संचलन में सहायक होते हैं? ये होते हैं आपके भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर। बृहद संचलन की सक्रियता को बढ़ाने वाले कारकों में वो कौन सा शामिल है? तो ये शामिल होता है आपका सभी के सभी ऑप्शन जो दिए हैं वो। 121 नंबर है कि अत्यधिक वर्षा और संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन के द्वारा उत्पन्न अधिभार किसके प्रक्रिया को सक्रिय बनाता है? ये सक्रिय बनाता है बृहद संचलन को। मूल ढाल की सतह से पदार्थ या भार का हटना बृहद संचलन की सक्रियता को कैसे प्रभावित करता है? तो ये जो प्रभावित करता है ये है, यह उसे क्या कर देता है तो बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा कारक है जो बृहद संचलन की सक्रियता को प्रेरित करता है? विस्फोट या मशीनों का कंपन, भूकंप का आना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। बृहद संचलन के तीन रूप कौन कौन से हैं? तो बृहद के तीन तीन स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। एक होगा अपक्षय, एक होगा विघर्षण और तीसरा होगा तल संतुलन। यही होना चाहिए। बृहद संचलन का पूछ रहा ना, तो इसमें अनुप्रस्थ होगा, ठीक है ना, अनुप्रस्थ विस्थापन होगा, प्रवाह और स्खलन होगा। 125 के बाद से 126, तुषार वृद्धि और अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन बृहद संचलन के रूप में किस रूप के अंतर्गत आता है? तो जाहिर सी बात है ये अनुप्रस्थ विस्थापन के अंतर्गत ही आएगा। भूस्खलन किस प्रकार का संचलन है? तो भूस्खलन एक प्रकार का हम बात करें तो ये अपेक्षाकृत तीव्र और अवगम्य है, मतलब कि परसेप्टिबल है। भूस्खलन में स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षतया किस अवस्था में होते हैं? तो ये होते हैं आपके शुष्क अवस्था में। असंलग्न बृहद का आकार और आकृति आकृति किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आपकी शैलों के निरंतरता की प्रकृति पर, उसके क्षरण के अंश पर, ढाल की ज्यामिति पर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ढाल के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ शैल मलबा की या कई इकाइयों के फिसलन को हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अवसर्पण। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं मलबा स्खलन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 132 नंबर है, मालवा स्खलन में किस फलक से मिट्टी मलबा या प्रायः स्वतंत्र पतन होता है? ये होता है खड़े या प्रलंबी फलक से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है कि संस्था जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद के स्खलन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं शैल स्खलन बोलते हैं। अगला है कि तीव्र ढालों पर शैल स्खलन का स्वभाव कैसा होता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको बहुत ही तेज, मतलब कि और विध्वंसक होता है। ठीक है ना।
तीव्र नति संस्तरण तल जैसी अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन किस रूप में घटित होता है? तो एक प्लेनर फेल्योर के रूप में होता है। कह रहा है किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना क्या कहलाता है? तो ये स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है, रॉक फॉल कहलाएगा। सेल पतन सेल स्खलन के किस प्रकार अलग है? सेल पतन सेल स्खलन से किस प्रकार अलग है ना, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि सेल पतन सेलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जबकि जो सेल स्खलन होता है उसमें पर्याप्त गहराई तक ये प्रभावित होते हैं। 138 नंबर की भारत में मलबा अवधाव और भूस्खलन प्रायः किस क्षेत्र में घटित होते हैं? तो ये प्रायः घटित होते हैं आपके हिमालयी प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी। हिमालय में भूस्खलन प्रायः क्यों घटित होते हैं? इसलिए क्योंकि वहां पर अधिकांशतः परतदार शैलें असंगठित और अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट नीलगिरी विवर्तनिक दृष्टि से कैसे हैं? ये काफी स्टेबल है, ये काफी अस्थायी है। पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी अब भी मलबा अवधाव और भूस्खलन क्यों रहते हैं? इसका रीजन क्या है? स्खलन क्यों रहते हैं? इसका रीजन है कि यहाँ ढाल खड़े भूगु और कगार के साथ तीव्रतर है। तापक्रम में परिवर्तन और ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। यहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 142 आपके सामने है कि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में भूस्खलन और मालवा अवधाव के साथ प्रायः किस प्रकार का संचलन होता है? तो सीधे सैल पतन होता है। अपरदन के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं? इसमें सैलों के मलबे की अवाप्ति और उनके परिवहन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। करा की पिंडाकार शैलें जब अपक्षय और अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन से भूआकृतिक कारक ले जाते हैं? तो प्रवाहित जल, भौमजल, हिमानी, वायु लहरें और धाराएं ले जाते हैं। भूआकृतिक कारकों के द्वारा परिवहन किया जाने वाला जो चट्टानी मलबा है वो अपरदन में कैसे योगदान देता है? तो ये देता है अपघर्षण के द्वारा देता है। 146 नंबर है कि अपरदन के द्वारा उच्चावचन का क्या होता है? तो इसका डिग्रेडेशन होता है, निम्नीकरण होता है। अपरदन के परिणाम स्वरूप भूदृश्य कैसे होते हैं? काफी वर्न डाउन होते हैं ये। अपक्षय और अपरदन के संबंध में सही कथन को चुनना है आपको। अपक्षय अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। निम्नीकरण डिग्रेडेशन की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? ये है आपकी अपक्षय है, बृहद क्षरण है और अपरदन है। 150 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद संचरण और अपरदन में मुख्य अंतर क्या है? इसका जो मुख्य अर्थ ये होता है कि बृहद संचरण केवल गुरुत्वाकर्षण के लिए कारण होता है, जबकि अपरदन के लिए परिवहन के प्रवाहशील कारक चाहिए। कारण कि धरातल में होने वाली जो अनवरत परिवर्तन है उसके लिए वस्तुतः कौन उत्तरदायी है? उसके लिए अपरदन उत्तरदायी है। अपरदन और परिवहन जैसी प्रक्रियाएं किस ऊर्जा के द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये होती हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। धरातल के पदार्थों का अपरदन और परिवहन किन कारकों के द्वारा होता है? तो प्रवाहशील जल, हिमानी लहर और धाराओं के कारण। अपरदन के कारकों में कौन से प्रथम तीन कारक जलवायु दशाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो ये है आपकी वायु, प्रवाहशील जल और हिमानी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए 155 नंबर की तरफ। अपरदन के किन दो कारकों का कार्य जलवायु के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो ये है आपके लहरों और धाराओं तथा भूमिगत जल। लहरें कहाँ कार्य करती है? तो लहरें थल और जलमंडल के अंतरा पृष्ठ मतलब तटीय प्रदेशों में कार्य करती है। भूमिगत जल का जो कार्य है प्रमुखतः किस विशेषता के द्वारा निर्धारित होता है? इसी क्षेत्र की आस्मिक विशेषताओं के द्वारा। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य है तो भूमि जल के कारण किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है? तो ये निर्माण होगा आपके जो चूनाकृत आपके होते हैं, क्रॉस्ड आकृतियों का निर्माण होता है। निक्षेपण किसका परिणाम है?
तो निक्षेपण अपरदन का ही परिणाम होता है। निक्षेपण कब प्रारंभ होता है? जब ढाल में नमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है। निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन सही है वो है आपका, निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। निक्षेपण में पदार्थ किस क्रम में निक्षेपित होते हैं? तो ये होते हैं आपके, पहले स्थूल होगा बाद में सूक्ष्म पदार्थ होगा। निक्षेपण से क्या होता है? निक्षेपण से क्या होता है तो इसमें निम्न भूभाग भर जाते हैं। अपरदन के कारक जैसे अपरदन के कारक जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु आदि किस रूप में कार्य करने लग जाते हैं? तो ये आपके तलोचन मतलब अग्रडेशन या निक्षेपण के कारक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। मृदा को किस प्रकार का माध्यम कहा गया है? ये गत्यात्मक माध्यम है, डायनेमिक मीडियम है ये। मृदा में अनवरत रूप से कौन सी क्रियाएं चलती रहती हैं? तो ये रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। मृदा किसका परिणाम है? तो अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है ये। मृदा को किस रूप में वर्णित किया गया है? मृदा को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो वृद्धि का माध्यम के रूप में वर्णित किया गया है। मृदा को एक परिवर्तनशील और विषाणुमुक्त तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। मृदा में जैविक क्रियाएं कब मंद या बंद हो जाती है? जब वैकल्पिक रूप से आपका क्या हो जाए, ठंडी या गर्म हो जाती है। तो मृदा में जैव पदार्थ कब बढ़ जाते हैं? जब पत्तियां गिरती हैं और घासें सूख जाती हैं। मृदा निर्माण का जो मृदाजन है सर्वप्रथम किस पर निर्भर करता है? तो उसके अपक्षय मतलब कि वेदरिंग पर निर्भर करता है। क्लियर है? मृदा निर्माण का जो मूल निवेश है वो क्या होता है? मूल निवेश आपकी अपक्षयी प्रवाह की मतलब वेदरिंग की मेंटल की गहराई होती है। अपक्षयित प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप पर सर्वप्रथम किसका उपनिवेश होता है? तो ये होता है आपके बैक्टीरिया ने निकृष्ट पौधे जैसे कि काई या लाइकेन का। मृत मतलब इसको बोलते हैं डेड अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में कौन सहायक होते हैं? डेड में तो ये सहायक आपके होते हैं कौन से? जीव और पौधे के जो मृत अवशेष होते हैं वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। पक्षियों और वायु के द्वारा लाए गए बीजों से मृदा निर्माण की किस अवस्था में वृद्धि होती है? तो ये होती है कि किस में वृद्धि होगा मेरे ख्याल से अंत में गौड़ घास और फर्श के बाद में। बिल बनाने के बाद जो जानवर होते हैं जैसे कछुए, चूहे इत्यादि निर्माण मृदा के निर्माण में कैसे योगदान देते हैं? क्या करते हैं, कणों को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों का पुंज छिद्रमय होता है और स्पंज स्पंज की तरह वो कंप्लीट मतलब छिद्र की तरह हो जाता है। छिद्रयुक्त और स्पंज की तरह पुंज होने से मृदा में किन क्षमताओं का निर्माण होता है? तो उसमें जल धारण करने की क्षमता और वायु के प्रवेश करने की क्षमता हो जाती है। मृदा निर्माण के अंत में किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो खनिज और जीव उत्पाद युक्त परिपक्व मृदा का निर्माण होता है। मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? पेडोलॉजी का नाम है। वैज्ञानिक को मृदा वैज्ञानिक को बोलते हैं तो पेडोलॉजिस्ट बोलेंगे। मृदा निर्माण के कितने मूल कारक हैं? तो इसके 5 मूल कारक हैं, आप याद रखिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 मूल कारक कौन कौन से हैं आपके? तो पहला है आपका है मूल पदार्थ है, स्थलाकृति है, जलवायु है, जैविक क्रियाएं हैं और क्या है आपका समय है। यही है। मृदा निर्माण कारक किस प्रकार कार्य करते हैं? तो एक दूसरे को संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं कार्यों को। मृदा निर्माण में कौन सा कारक एक महत्वपूर्ण संक्रिय कारक है? तो इसको बोलते हैं समय, इसको बोलते हैं कालावधि। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख क्या है? इसमें प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण, तापक्रम संबंधी जो आपकी मौसम में दैनिक भिन्नता होती है वो दोनों। मृदा निर्माण में मूल सेल किस प्रकार का नियंत्रण करते हैं? तो ये आपके परिवर्तनशील नियंत्रण कारक होते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट आते हैं, इसका जो सही आंसर ये है कि निष्क्रिय नियंत्रण कारक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जो सेल होते हैं वो मूल सेल किस प्रकार की हो सकती हैं? कह रहा है कि जो मूल सेल है वो कोई भी स्वस्थानी मतलब इन सीटू या उसके स्थान पर अपक्षयित सेल, मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकती है। मृदा निर्माण मूल पदार्थ के किस संयोजन पर निर्भर करता है? मृदा निर्माण मूल पदार्थ के किस संयोजन पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपके सभी पर, गठन, संरचना, सेल निक्षेप के खनिज और रासायनिक संयोजन। मूल पदार्थ के अंतर्गत प्रमुख विचारणीय तत्व कौन कौन से होते हैं? अपक्षय की प्रकृति और उसकी दर और आवरण की गहराई या उसकी मोटाई।
क्या समान आधार सेल पर मृदाएं हमेशा समान होती हैं? नहीं, क्योंकि उसमें अंतर होता रहता है अलग अलग। मृदाओं और मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध कब होता है? जब होगा जब मृदाएं बहुत ही नूतन होंगी। नूतन का मतलब बहुत ही नया होगा, यंग होगा और पर्याप्त परिपक्व नहीं होती है। कुछ चुना क्षेत्रों में मिट्टियां मूल सेलों से स्पष्ट संबंध क्यों दर्शाती हैं? क्योंकि अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट और विचित्र होती हैं। करा की मूल सेल की भांति स्थलाकृति उच्चावच किस प्रकार का नियंत्रक कारक है ये? तो ये है आपका निष्क्रिय नियंत्रक कारक है, ऑप्शन नंबर बी। स्थलाकृति किस प्रकार मृदा निर्माण को प्रभावित करती है? तो ये मूल पदार्थ के आच्छादन या अनावृत होने के सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती हैं। धरातली उपसतही प्रवाह के ड्रेनेज की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। करा कि तीव्र ढालों पर मृदा सामान्यतः कैसी होती है? तीव्र ढालों पर, जब तीव्र ढालों की बात करेंगे तो वहां पर मृदा छिछली होगी, मतलब काफी पतली होगी। सपाट उच्च क्षेत्रों में मृदा सामान्यतः कैसी होती है? तो सपाट की बात करेंगे उसमें मोटी होगी, गहरी होगी। तीव्र ढालों पर मृदा निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं? अनुकूल परिस्थितियों की बात करेंगे तो उसमें अपरदन मंद होगा, जल का परिश्रवण अच्छा रहेगा। सपाट समतल क्षेत्रों में किस प्रकार के स्तर का विकास होता है? ये चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास होता है। करें कि सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर के विकास के साथ मृदा का रंग कैसा हो सकता है? तो मृदा का रंग आपका काला हो सकता है। कैसा हो सकता है आपका? काला। ठीक है ना, किसी भी ऑप्शन में हो काला हो सकता है। देखिए डार्क ब्लैक जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। वनस्पति आवरण और जीव मृदा निर्माण में किस प्रकार सहायक होते हैं? देखिए जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता और नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को क्या प्रदान करते हैं? तो सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा निर्माण में क्या सहायता करते हैं? तो मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में ये सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। वायुमंडल से मृदा में नाइट्रोजन कौन निर्धारित करता है? तो जो जीवाणु जो होते हैं वो जड़ों के नोड्यूल्स में रहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, अब आइए 205। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक जैसे कीटों का मृदा निर्माण में किस प्रकार का महत्व होता है? तो ये महत्व होता है आपके मैकेनिकल, यांत्रिक। ठीक है ना। केंचुए मृदा निर्माण में कैसे योगदान देते हैं? पहली बात, वे मिट्टी खाते हैं और अतः उसके शरीर से निकलने वाली जो मिट्टी का गठन होगा वो रासायनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाला जो काल यानी समय अवधि है वो क्या निर्धारित करती है? तो मृदा की परिपक्वता और उसके प्रोफाइल का विकास को निर्धारित करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक विकास करते हुए वो क्या करती हैं? तो कार्य करती है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टील से विकसित मृदाएं क्या मानी जाती हैं? तो ये मानी जाती हैं युवा, मतलब यंग मानी जाती है। युवा मृदाओं में संस्तर का विकास कैसा होता है? तो युवा मृदाओं में संस्तर का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट स्पेसिफिक क्या नहीं है, तो उसकी टाइम पीरियड आपकी स्पेसिफिक नहीं होती है। निम्नलिखित में से वो कौन सी अनुक्रमित यानी सिक्वेंशियल प्रक्रिया है? ये अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हम देख रहे हैं इनको। तो ये है आपकी अपरदन, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। जलयोजन की जो प्रक्रिया होती है निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो ये निश्चिका यानी क्ले यानी मिट्टी को प्रभावित करती है। मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो ये इसको श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं हम मलबा अवधाव को, किसमें? तो तीव्र प्रवाही बृहद संचालन। चैप्टर नंबर हमारा 5 कंप्लीट होता है, उसके बाद हम आएंगे आपको चैप्टर नंबर 6 पे लेकर के, जो है भू आकृति तथा उसका विकास। पहला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थ पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात कौन सी प्रक्रिया होती है? अच्छा क्वेश्चन है। अपक्षय के बाद अपरदन की प्रक्रिया होती है।
निम्नलिखित में से वो कौन सा भू आकृतिक कारक है, एजेंट है जो अपरदन का कार्य करता है? तो इसमें प्रवाहित जल और भूमिगत जल भी है, और वायु और हिमनद भी है, तरंग है, इसका मतलब कि सभी के ऑप्शन सही हैं। अपरदन एरोजन का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो एरोजन का मुख्य प्रभाव यह धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण की प्रक्रिया किसका परिणाम है? निक्षेपण प्रक्रिया किसका परिणाम है? तो ये है अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साधारण शब्दों में भू आकृति किसे कहते हैं? तो साधारण शब्दों में भू आकृति पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को कहते हैं। भूदृश्य का निर्माण कैसे होता है? तो ये होता है बहुत सी संबंधित भू आकृतियों के मिलने से। प्रत्येक भू आकृति की विशेषता क्या होती है? तो उसकी भौतिक आकृति, आकार, पदार्थ सबके सब होते हैं ये। अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाएं किस किस गति से कार्य करती हैं? भू आकृति प्रक्रियाएं बहुत धीमी होती हैं, तेज तो होती नहीं है, यानी ये बहुत ही ज्यादा धीमी होती हैं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। भू आकृतिक अब भू आकृतियों के आकार में बनने में लंबा समय क्यों लगता है? क्योंकि भू आकृतिक प्रक्रियाएं काफी धीमी गति से कार्य करती हैं। भू आकृतियों के एक बार में बनने के बाद उनके आकार और प्रकृति में बदलाव क्यों आता है? इसका रीजन क्या है? बदलाव इसलिए आता है क्योंकि भू आकृतिक प्रक्रियाओं और कार्यकर्ताओं की गति के कारण होता है। किन कारणों से भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता में परिवर्तन आता है जिससे भू आकृतिक रूपांतरित होती है? तो ये होता है आपका जलवायु संबंधी बदलाव और वायु राशियों का ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन। इस गद्यांश के संदर्भ में विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ है कि भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना। कह रहा है कि एक स्थल के रूप में विकास की अवस्थाओं की तुलना किससे की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आपकी जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उन सबसे होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्या प्रत्येक भू आकृति के विकास का अपना एक इतिहास होता है? जी हाँ, होता है, और समय के साथ उनका परिवर्तन भी होता है। आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, धरातल के निम्नीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक कौन सा है? सबसे भू महत्वपूर्ण कारक आपका प्रवाहित जल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रवाहित जल के कितने तत्व गद्यांश में पाए जाते हैं? इसको छोड़ दी, इसकी कोई जरूरत नहीं है इसमें। प्रवाहित जल के जो दो रूप हैं वो कौन कौन से हैं? दो रूप। तो प्रवाहित जल के जो दो रूप हैं वो कौन कौन से हैं? एक है धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह, और दूसरा है रैखिक प्रवाह। ठीक है, 18 नंबर की तरफ आते हैं। प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित जो अधिकतर अपरदित स्थल रूप है नदियों की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी आक्रामक युवा अवस्था से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नदियों का वेग कम होने और निक्षेपण आरंभ होने का मुख्य कारण क्या है? कि तेज ढाल का लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित होना, ऑप्शन नंबर बी। क्या तेज ढाल से बहती हुई जो सरिताएं हैं वो निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं? हाँ, लेकिन मध्यम तथा धीमे ढाल की अपेक्षा बहुत ही कम। प्रवाहित ढल के ढाल और निक्षेपण में क्या संबंध है? संबंध इसका यही है कि ढाल जितना मंद होगा, निक्षेपण उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना? अब आते हैं, जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाता है तो किस प्रकार के कटाव में कमी आती है? तो ये आती है किस में? तो अधोमुखी कटाव में कमी आती है। नदी तल समतल होने के बाद तटों का कौन सा अपरदन बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाता है, पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है। पार्श्व अपरदन बढ़ने के फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? पहाड़ियां और जो घाटियां हैं वो समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। स्थलगत जो प्रवाह है वो किस प्रकार के अपरदन का कारण है? तो परत अपरदन का कारण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं रील्स बनाने का कारण क्या है? क्योंकि प्रवाहित जल का जो घर्षण और बहते जल द्वारा लाए गए तलछट के कारण। कारण कि क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे विकसित होकर क्या बनाती है? तो लंबी व विस्तृत अवनालिकाएं बनाती हैं। अवनालिकाएं अंततः मिलकर किसका निर्माण करती हैं? अवनालिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? इसका क्या है आंसर?
ये है कि घाटियों का निर्माण करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होने से कौन सी अनियमितताएं लुप्त हो जाती हैं? तो ये होता है जलप्रपात और सोपान जलप्रपात लुप्त हो जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यावस्था में नदियों में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? तो ये होता है घाटियों में पार्श्व अपरदन। कह रहा है कि नदी अपरदन चक्र के अंतर्गत निर्मित धीमे चावच वाले मैदान में दिखाई देने वाले अवरोधी चट्टानों के अवशेष कहलाते हैं। तो मोनाड नोक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। नदी अपर्दन के द्वारा बने समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो समप्राप्य मैदान या पेनी प्लेन कहा जाता है। अब अगला है कि युवा अवस्था में नदियों की संख्या कैसी होती है? युवा अवस्था में नदियों की संख्या बहुत ही कम होती है। युवावस्था में नदियां किस प्रकार की घाटी बनाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। युवावस्था में नदियां किस प्रकार की घाटी बनाती है? तो ये बनाती है आपकी उथली भी आकार की घाटी बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उथली भी आकार की घाटी बनाती है। युवावस्था में बाढ़ के मैदानों की क्या स्थिति है? लगभग अनुपस्थित होते हैं या मुख्य नदी के साथ संकरे रूप में पाए जाते हैं। युवावस्था में जल विभाजक कैसे होते हैं? अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं। युवावस्था में विस्तृत व समतल जल विभाजकों पर क्या पाया जाता है? दलदल व झीलें पाई जाती हैं। युवावस्था में नदी विसर्प कहाँ विस्तृत होते हैं? तो ऊंची समतल यानी धरातल पर होते हैं। ठीक है ना? या कि गहरी घाटियों के अंदर होते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऊंचे समतल धरातल पर ही होना चाहिए। युवावस्था में विसर्प अंततः क्या रूप ले लेते हैं? तो विसर्प वे ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं। 39 के बाद से 40 नंबर है कि विसर्प के गंभीरभूत होने का क्या अर्थ है? कि विसर्प की नली की में निम्न कटाव होना और गहराई में बढ़ना। युवावस्था में जलप्रपात की झिप्रिकाएं कहाँ बनती हैं? ये अनवरत कठोर और चट्टानों में पाई जाती हैं। प्रौढ़ावस्था में नदियों में जल की मात्रा सहायक नदियों की क्या स्थिति होती है? सहायक नदियों की जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इनमें आकर के मिलती हैं। अब आते हैं 43 नंबर की प्रौढ़ावस्था में जो नदी घाटियों का आकार कैसा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रौढ़ावस्था में नदी घाटियों का भी हमने युवा अवस्था देखा तो उसमें भी आकार की घाटी बन रही थी, लेकिन जब प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे तो उसमें भी गहरी भी आकार की घाटी बनेगी। प्रौढ़ावस्था में विस्तृत बाढ़ के मैदान क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने के कारण। प्रौढ़ावस्था में नदी विसर्प कहाँ बनाती है? प्रौढ़ावस्था में नदी विसर्प कहाँ बनाती है? तो घाटी के भीतर ही बनाती है। प्रौढ़ावस्था में युवावस्था की कौन सी विशेषता लुप्त हो जाती है? तो इसमें आपका समतल विस्तृत और अंतर जो नदीय दलदली क्षेत्र होता है वो लुप्त हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में जलप्रपात और क्षिप्रिकाओं का क्या होता है? जो प्रौढ़ावस्था में क्षिप्रिकाओं का क्या होता है और जलप्रपात का, तो ये धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। वृद्धावस्था में ढाल कैसा होता है? वृद्धावस्था में जो ढाल होता है वो काफी मंद होता है। 49 नंबर है, वृद्धावस्था में नदियां कहाँ बहती हैं? स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू-आकृतियां वृद्धावस्था में बनती हैं? तो ये बनती हैं आपकी नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील, ये सब बनती हैं। वृद्धावस्था में विभाजक कैसे होते हैं? तो विभाजक होते हैं विस्तृत तथा समतल होते हैं। वृद्धावस्था में विभाजकों पर क्या पाया जाता है? तो झील और दलदल पाया जाता है। वृद्धावस्था में अधिकतर भूदृश्य की ऊंचाई कैसी होती है? तो समुद्र के बराबर या थोड़ी ऊंचे प्रकार की होती है। घाटियां का प्रारंभ किससे होता है? तंग और छोटी छोटी सरिताओं मतलब उससे रील से होता है। क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे किसमें विकसित हो जाती हैं? तो लंबी और विस्तृत नलिकाओं में विस्तृत हो जाती हैं ये। और नालिकाओं की चौड़ी, लंबी और गहरी होने से किसका रूप बनता है? किसका रूप बनेगा ये? ये किसका रूप बनेगा? तो ये बनेगा आपका घाटियों का रूप बनेगा। घाटियों को भी आकार की घाटी, गार्ज या कैनियन में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर। 57 के बाद से 58 है कि जो गार्ज है इसकी क्या विशेषता है? यह गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। गार्ज की चौड़ाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो गार्ज के चौड़ाई के संबंध में यदि हम बात करेंगे, इसमें गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। कैनियन की संरचना गार्ज से किस प्रकार भिन्न है? तो कैनियन की जो संरचना है गार्ज से किस प्रकार भिन्न है? तो यह है कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। ठीक है। वास्तव में कैनियन किसका दूसरा रूप है? वास्तव में कैनियन गार्ज का दूसरा रूप है, ऑप्शन नंबर बी। करा की घाटी का प्रकार जिसको हम गार्ज या कैनियन बोलते हैं वो किस पर निर्भर करता है? चट्टानों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करता है। कैनियन का निर्माण प्रायः किस प्रकार की चट्टानों में होता है? तो अवसादी चट्टानों के क्षैतिज अस्तरण में होता है। गार्ज का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में होता है? गार्ज का निर्माण, तो गार्ज का निर्माण आपको कठोर चट्टानों में देखने को मिलेगा। जलगर्तिका जिसको की पोथोल्स बोलते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में होता है जलगर्तिका का निर्माण। जलगर्तिका बनने की प्रक्रिया क्या है? कि जब नदी तल में अपरदित जो छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं उनका छोटे कड़ों में जाकर के फंस जाना और वहां पर एक वृत्ताकार घूमना, ये जलगर्तिका बनने की प्रक्रिया होती है। कह रहा है कि गर्तों में कंकड़ पत्थर व गोलाश्म प्रवाहित जल के साथ घूमने से क्या होता है? तो गर्तों का आकार धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है। जब गल गर्तिकाएं जब जल गर्तिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? उसका क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम होता है कि नदी घाटी गहरी होती जाती है। कह रहे कि अवनमित कुंड का निर्माण कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि प्लंज जो पुल्स होता है उसका निर्माण जलप्रपात के तल में होता है। जो अवनमित कुंड होता है वो कैसे बनते हैं? जब जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से बनते हैं। वृत्ताकार घूमने से बनते हैं। कह रहा है कि जलप्रपातों के जल में विशाल व गहरे कुंडों को क्या कहते हैं? तो अवनमी कुंड का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः कहाँ अपरदन करती हैं? तो ये अपरदन करती हैं आपकी नदी तल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मंद ढालों पर बहती हुई जो नदियां हैं वो किस प्रकार का अपरदन अधिक करती हैं? तो पार्श्व अपरदन अधिक करती हैं। मंद ढालों पर नदियां वक्रित होकर क्यों बहती हैं और या विसर्प क्यों बनाती हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण। कह रहा है कि नदी विसर्प का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना सामान्य क्यों है? सामान्य क्यों है इसका रीजन हम देखते हैं। सामान्य इसलिए है क्योंकि वहां नदी का ढाल बहुत मंद होता है, ऑप्शन नंबर बी। कठोर चट्टानों में कटे हुए और विस्तृत विसर्पों को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं अधः कर्तित विसर्प या गभीरी विसर्प। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी नदी गभीरी भू विसर्प लूप और कैनियन जैसे सोपान दिखाती है? तो इसका जो सही आंसर ये है, कोलोरेडो नदी। नदी वेदिकाएं रिवर टेरेसेस किसका चिन्ह है? तो प्रारंभिक बाढ़ या मैदान और पुरानी नदी घाटियों के तलों का ये चिन्ह है। नदी वेदिकाएं किस रूप में पाई जा सकती हैं? नई नदी वेदिकाएं किस रूप में पाई जा सकती हैं? तो ध्यान देंगे ये है आपके जलोढ़ रहित मूसलाधार चट्टानों मूसलाधार चट्टानों के धरातल या निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में। नदी वेदिकाओं को मुख्यतः कैसा स्थल रूप माना जाता है? ये माना जाता है अपर्दित स्थल रूप में माना जाता है। नदी वेदिकाएं अपर्दित स्थल रूप में क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। यदि नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हों तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें बोलेंगे युग्म वेदिकाएं। विभिन्न ऊंचाइयों पर पाई जाने वाली कई वेदिकाएं क्या दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती हैं आपकी आरंभिक नदी जल स्तर को दिखाती है। 83 के बाद से 84 नंबर है कि जलोढ़ पंख किस प्रकार का स्थल रूप है? तो ये है निक्षेपित स्थल रूप है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जलोढ़ पंख का निर्माण कब होता है? जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढालों के मैदानों में प्रवेश करती है। अगला है कि साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां कैसा भार वहन करती हैं? तो ये वहन करती हैं भारी व स्थूल आकार का नद भार
करती हैं। मंद ढालों पर नदियां भार वहन करने में असमर्थ होने पर उसे किस प्रकार में निक्षेपित करती हैं? शंकु के आकार में निक्षेपित करती हैं। जलोढ़ पंखों से बहने वाली नदियां प्रायः किसमें बट जाती हैं? तो ये प्रायः किसमें बट जाती हैं? तो बट जाती हैं आपकी जल वितरिकाओं में बट जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है, आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख की आकृति कैसी होती है? तो निम्न शंकु की आकृति और शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाली होती है। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में जलोढ़ पंख कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकुओं के होते हैं। डेल्टा जलोढ़ पंख में किस प्रकार भिन्न होते हैं? उनके विकसित होने का स्थान अलग अलग होता है। डेल्टा के निर्माण के लिए नदी अपने लाए हुए पदार्थों को कहाँ बिखेर देती है? तो ये समुद्र के किनारे बिखेर देती है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगर नदी द्वारा लाया गया जो भार है समुद्र में दूर तक नहीं ले गया गया होता तो तट के साथ किस रूप में फैल जाता? तो शंकु के रूप में फैल जाता। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेपण कैसा होता है? तो ये होता है आपका व्यवस्थित और स्तरित होता है। डेल्टा में निक्षेपण का जो स्तरण होता है वो कैसा होता है? तो मोटे पदार्थ के निकट और बारीक कण तक जमा होता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है वितरिकाओं की लंबाई का क्या होता है? तो इनकी लंबाई धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है। बाढ़ के मैदान किस प्रकार की इस प्रक्रिया के विकसित होते हैं? ज्वालामुखी प्रक्रिया से। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल की में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ कहाँ निक्षेपित होते हैं? तो पहले ही जब मंद ढाल में प्रवेश करने से पहले बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी बाढ़ आने पर कहाँ जमा होते हैं? तटों के फैलने वाले पानी के तल पर। नदी निक्षेप से बनने वाले तल क्या कहलाते हैं जो बाढ़ आने पर जमा होते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं सक्रिय बाढ़ के मैदान। तलों की ऊंचाई पर बने तटों को क्या कहते हैं? तलों की ऊंचाई पर बने तटों को हम क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें बोलेंगे असक्रिय बाढ़ के मैदान। 102 नंबर, असक्रिय बाढ़ के मैदान मुख्य रूप से किन दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपके बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप से। मैदानी भागों में नदियां प्रायः किस दिशा में अपना मार्ग बदल देती हैं? एक केवल सीधी रेखा में बदल जाती है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए छुटे हुए भाग हैं उनमें किस प्रकार के पदार्थों का जमाव होता है? तो उसमें आपका स्थूल पदार्थों का जमाव होता है। बाढ़ के पानी के फैलने से बनने वाले जमाव अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? ये महीन कण होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, गाद इत्यादि होते हैं। कौन से स्थल रूप बाढ़ के मैदानों से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं? तो प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिकाएं हैं। प्राकृतिक तटबंध कहाँ पाए जाते हैं? प्राकृतिक जो तटबंध है बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। प्राकृतिक तटबंधों की विशेषताएं क्या हैं? कि वे नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक और निम्न समांतर कटक के रूप में होते हैं। विसर्पी रोधिकाएं या नदी रोधिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? विसर्पी रोधिकाएं या नदी रोधिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बड़ी नदी के विसर्प के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं। विसर्पी रोधिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ये होता है आपका, किस प्रकार होता है? ये प्रवाहित जल के द्वारा लाए गए तलछटों के नदी के द्वारा निक्षेपण के कारण होता है। विसर्पी रोधिकाओं की अवसाद की प्रकृति कैसी होती है? केवल एक ही प्रकार के अवसाद होते हैं या मिश्रित आकार के अवसाद होते हैं? इसका जो सही आंसर है कि मिश्रित आकार के अवसाद होते हैं। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदान में नदी का चैनल प्रारूप कैसा विकसित होता है? लूप जैसी चैनल का प्रारूप होता है ये। विसर्प एक स्थल न होकर के क्या होता है? तो एक प्रकार का चैनल का प्रारूप होता है। विसर्प के निर्मित होने का एक कारण मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर कैसी कटाव करने की प्रवृत्ति होना है? तो यह है आपका क्षैतिज या पार्श्विक कटाव। नदी विसर्पों के निर्मित होने का एक अन्य कारण क्या है जिससे जल का दबाव नदी पार्श्वों को बढ़ाता है? यह है तटों पर जलोढ़ का अनियमित और संगठित जमाव। प्रवाहित जल का किस प्रभाव से विक्षेपण होता है जो नदी विसर्प के निर्माण का एक कारण है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है
कि एक कोरियालिस प्रभाव, कोरियालिस बल से विक्षेपण को किस प्रकार के प्रभाव से तुलना की गई है? तो ये तुलना की गई है वायु प्रवाह से, ऑप्शन नंबर बी। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह कैसा हो जाता है? ये हो जाता है काफी धीमा हो जाता है। 118 के बाद से 119, नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो ये मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। नदी के अंदरूनी भाग में किस कारण से मोड़ गहरे हो जाते हैं? तो ये जो गहरे हो जाते हैं ये है आपके जलोढ़ जमाव के कारण। यदि अपरदन निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? ये हो जाती है कम। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर क्या होते हैं? तो ये अवतल किनारों पर आपके सक्रिय निक्षेपण होते हैं। अगला है 123 नंबर की, प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प उत्तल किनारे पर क्या होते हैं? तो ये आपके अधोमुखी मतलब कि अंडर कटिंग कटाव होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका 124 नंबर कि अवतल किनारे किस रूप में जाने जाते हैं? अवतल किनारे किस रूप में जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं कटाव किनारे के रूप में जाने जाते हैं। अवतल किनारे अधिक अपरदन से किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? ये तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल कैसा होता है? उत्तल किनारों का ढाल आपका मंद होता है। गोखूर झील कैसे बनती है? गोखूर झील विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार के रूप में विकसित हो जाने पर उनके अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाने से होती है। 127 के बाद से 128, विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी को कहाँ दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है आपका मुजफ्फरपुर बिहार के समीप दिखाया गया है। भौमजल को किस रूप में वर्णित नहीं किया गया है? तो इसको एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। धरातीय जल का अंतःस्रवण आसानी से कब होता है? जब चट्टानें अत्यधिक जोड़ों या संधियों की दरारें वाली होती हैं। लंबवतः गराही पर जाने के बाद जब धरातल के नीचे किस अवस्था में बहना प्रारंभ होता है? तो ये जो है वो है क्षैतिज अवस्था में। कह रहा है कि चट्टानों के अपरदन का कारण क्या है? चट्टानों के अपरदन का कारण जल का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी करेक्ट है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन के द्वारा स्थलों रूपों का वर्णन पाठ में किस प्रकार किया गया है? तो इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार के चट्टानों में क्यों नहीं देखा जा सकता है? इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं देखा जा सकता है? क्योंकि पदार्थों के परिवहन के द्वारा बने स्थल रूप बहुत ही महत्वहीन है। भौम जल कौन सी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अनेक स्थल रूपों में विकसित करता है? तो ये विकसित करता है आपके घोलीकरण व अवक्षेपण। कौन सी चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है जिसमें भौम जल रासायनिक प्रक्रिया करता है? ये है होता है चूना पत्थर या डोलोमाइट। 140 नंबर है कि घोलीकरण और अवक्षेपण की प्रक्रियाएं चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों में किस रूप में पाई जाती हैं? अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरासंतरित होती हैं। कह रहा है कि किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के चित्र में घुलन प्रक्रिया और निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल रूपों का नाम क्या दिया गया है? इसी का नाम है कार्स्ट स्थलाकृत। कार्स्ट स्थलाकृत नाम किस क्षेत्र में विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित होते हैं? एडियाट्रिक सागर के साथ बाल्कन कार्स्ट क्षेत्र में। कार्स्ट स्थलाकृतियों की विशेषता क्या है? अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप। अगला क्वेश्चन है 145, चूना पत्थर पदार्थ चट्टानों की तल पर छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपके घूलन क्रिया के द्वारा। घूलन क्रिया से आपके जो बने घोल होते हैं, घोल गर्तों के विलय पर उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विलयन रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। घोल रंध्र आपके जो होते हैं वो किस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके काष्ठ क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। घोल रंध्र की जो आकृति ऊपर से नीचे से क्रमशः कैसी होती है? ऊपर से वृत्ताकार होगी और नीचे कीप की आकार की होगी। 149 है आपका, कुछ घोल रंध्रों का निर्माण अकेले किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा होता है?
तो ये घूलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगर घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं ध्वस्त या निपात रंध्र कहते हैं। जब अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं तो वे कैसे प्रतीत होते हैं? तो ये होते हैं आपके समतल मैदान जैसे। ध्वस्त घोल रंध्रों को किस नाम से जाना जाता है? डोलाइन के नाम से जानते हैं। किसकी अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ध्वस्त रंध्रों में, यानी कोलैप्स सिंक्स के अपेक्षा। धरातलीय प्रवाहित जल रंध्रों की से गुजरता हुआ क्या बनता है? तो अंतःभौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है। घोल रंध्र और डोलाइन के आपस में मिलने से बनने वाली जो लंबी तंग और विस्तृत खाइयां हैं वो क्या कहलाती हैं? तो इसे बोलते हैं वैले सिंक या युवाला। वैले सिंक या युवाला। चूनाकृत चट्टानों के अधिकतर भाग के गर्तों और खाइयों के हवाले हो जाने पर पूरे क्षेत्र में रहने वाले अत्यधिक नियमित कटकों को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं लैपीस। क्या बोलते हैं उसको? लैपीस का नाम देते हैं। लैपीस का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है भिन्न घुलन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेपीस के विस्तृत क्षेत्र कभी कभी किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये परिवर्तित हो जाते हैं समतल चूनायुक्त चबूतरों के रूप में। कंदराओं का निर्माण प्रमुखतया किन चट्टानों के संस्तर में होता है? तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों के एकांतर संस्तरों के बीच में या सघन चूना पत्थर संस्तरों के बीच में होता है। कंदराओं के निर्माण के लिए पानी की दरारों व संधियों से रिसकर सैल संस्तरण के साथ किस अवस्था में रहता है? तो ये रहता है आपका क्षैतिज अवस्था में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कंदराएं कैसे बनती हैं? कंदराएं कैसे बनती हैं? तो चूना चट्टानें तल संतरण के सहारे घुलती हैं और लंबे और तंग विस्तृत रिक्त स्थान को बनते हैं। कह रहा है कि कंदराओं का जो जाल है बनने की स्थिति किस पर निर्भर करती है? चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संतरित चट्टानों पर बनती है। कंदराओं के खुले मुख से क्या बाहर निकलती है? कंदराओं के खुले मुख से क्या बाहर निकलती है? तो कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सुरंग का नाम देते हैं। अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कहाँ निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं आपके कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। कह रहा है कि चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकार के जल में घुलनशील होता है? तो कार्बन युक्त जल में होता है। अगला है घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण कब होता है? एक कारण उसमें देना है, आपको बताना है। ये होता है जब इस जल का वाष्पीकरण होता है। छत से पानी टपकने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण कब होता है? तो निक्षेपण जब होगा जब वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। स्टेलेक्टाइट की आकृति कैसी होती है? विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हीम स्तंभ जैसी होती है। स्टेलेक्टाइट कंदरा में कहाँ मोटे होते हैं? तो आधार और कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं। स्टेलेग्माइट कहाँ के ऊपर तरफ बढ़ते रहते हैं? तो ये बढ़ते रहते हैं आपके कंदराओं के फर्श से। स्टेलेग्माइट किस प्रकार के जल से बनते हैं? तो छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। स्टेलेग्माइट किस आकृति के विकसित हो सकते हैं? तो एक स्तंभ के चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार के रूप में ये विकसित होते हैं स्टेलेग्माइट। स्तंभ और कंदरा स्तंभ कैसे बनते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने ये है कि विभिन्न मोटाई के स्टैलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के मिलने से बनते हैं। काष्ठ प्रदेशों में कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप आकृतियां कैसी पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है? पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों में घाटियों के रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हुए हिम संहति को क्या कहते हैं? इसका नाम है हिमनद। वे हिमनद जो बृहद समतल क्षेत्र में हिम परत के रूप में फैले हैं वो क्या कहलाते हैं? तो महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद कहलाते हैं। कह रहा है कि वे हिमनद जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं वो क्या कहलाते हैं? जब पर्वतीय ढालों में बहेंगे उसको पर्वतीय घाटी हिमनद का नाम देते हैं।
प्रवाहित जल की तुलना में हिमनद प्रवाह कैसा होता है? तो ये बहुत ही धीमा होता है। हिमनद मुख्यतः किस बल के कारण गतिमान होते हैं? तो ये गतिमान जो होते हैं ये है गुरुत्व बल होते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में पाए जाने वाले हिमनद किस पर्वत श्रृंखला के घाटी में बहते हैं? ये बहते हैं हिमालय के घाटी में। भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो गंगोत्री हिमनद का जो अग्रभाग है गोमुख से, वहां से है। कह रहा है कि अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो वो है आपका अलकापुरी हिमनद से। अलकनंदा और भागीरथी के देवप्रयाग के मिलने पर इस संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? तो इस संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। हिमनदों के प्रबल अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इसे अपने भार से उत्पन्न घर्षण। हिमनद के द्वारा घर्षित जो चट्टानी पदार्थ हैं बड़े अपरदन में कैसे सहायक होते हैं? वे इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपघर्षण या घर्षण के द्वारा अधिक अपरदन करते हैं। हिमनद किस प्रकार की चट्टानों का प्रभावशाली अपरदन करते हैं? तो अपक्षय रहित चट्टानों का भी करते हैं। हिमनद के अपरदन के कारण ऊंचे पर्वतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचे पर्वत चोटी पहाड़ियों और मैदानी में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचलित होने पर जल विभाजकों का क्या होता है? तो विभाजक पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। हिमनद की संचलन शक्ति कब समाप्त हो जाती है? हिमनद की संचलन शक्ति कब आपकी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो ये समाप्त होती है जब ढाल इतने निम्न हो जाते हैं। संचलन शक्ति समाप्त होने के बाद निम्न पहाड़ियों पर अन्य निक्षेपित स्थल रूपों का कौन सा मैदान शेष रह जाता है? इसका नाम है हिमानी धौत। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद के द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा सर्ग। ठीक है। अधिकतर सर्ग कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। कारण कि सर्ग किस प्रकार के गर्त हैं? ये गहरे, लंबे, चौड़े और चौड़े गर्त होते हैं। कारण कि सर्ग की दीवारें कैसी होती हैं? तो बढ़ाल वाली, सीधी या अवतल होती हैं। अगला पॉइंट है कि हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील को प्रायः सर्ग के गर्तों में देखने को मिलती है। उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं टॉर्न या सर्ग झील। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क किस प्रकार क्रम में दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं आपके सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देते हैं। हार्न का निर्माण कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हार्न का निर्माण कैसे होता है? ये सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से होता है। हार्न का निर्माण कब बंद होता है? जब तीन या अधिक विकर्णित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखें जब तक उनके तल आपस में मिल जाएं। हार्न का परिणामी जो आकार होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी। ऑप्शन नंबर बी। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग होने पर बनने वाले कंघी या आरी के समान कटकों को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अरंत या तीक्ष्ण कटक। अरंत या तीक्ष्ण कटक का ऊपरी भाग और बाहरी कैसा होता है? तो ये देखने को मिलता है, ऊपरी भाग आपको नुकीला देखने को मिलेगा और बाहरी का आकार काफी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। 205 नंबर है, किस कारण से आल्प्स पर्वत की मैटर हार्न और हिमालय की एवरेस्ट को वास्तव में हार्न माना जाता है? सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित होने के कारण। आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसे हम हार्न मानते हैं? आल्प्स पर्वत पर इसकी सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है मैटर हार्न। इसका नाम है आपका मैटर हार्न, उसका नाम दिया गया है। किस ऑप्शन में देखते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। करा कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसे हम हार्न मानते हैं? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम है एवरेस्ट। करें कि हिमानीकृत घाटियां आकार में अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसी होती हैं? तो ये होती हैं आपकी यू आकार की घाटियां हिमानीकृत घाटियां होती हैं। हिमनद घाटियों के किनारे कैसे होते हैं और ढाल कैसी होती है? तो ये होते हैं, किनारे चिकने होंगे, ढाल इसकी तीव्र होगी। कह रहा है कि हिमनद घाटी में मलबा किस रूप में दिखाई देता है? बिखरा हुआ मलबा, हिमोड या मलबा दलदली के रूप में दिखाई देता है।
मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाइयां किस स्थिति को घाटी को कहते हैं? तो लटकती घाटी बोलते हैं उसको। लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, विभाजक क्षेत्रों के कट जाने के किस रूप में आते हैं? उसका नाम है त्रिकोण के रूप में। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, उन्हें हम फियोर्ड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम? फ्योर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट है कि पिघलते हुए, कह रहा है कि पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से जो भारी महीन पदार्थों का निक्षेप होता है, वो किस रूप में जाना जाता है? हिमोड या हिमनद गोलास्म के रूप में जाना जाता है। हिमोड निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े किस आकार के होते हैं? तो किस आकार के होते हैं? ये होते हैं काफी नुकीले होते हैं। ठीक है, नुकीले और कम नुकीले आकार के भी हो सकते हैं। पिघले हुए जो जल से बनी जो सरिता होती है, उसमें प्रवाहित होकर निक्षेपित होने वाला हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत कहलाता है। हिमानी हिमोड निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है कि वे स्तरीकृत और वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अवक्षेप में चट्टानी टुकड़े किस प्रकार के किनारों वाले होते हैं? तो ये होते हैं आपके गोल किनारे वाले होते हैं। हिमाड़ किसके जमाव की लंबी कटके हैं? तो हिमनद टील या गोलास्मी मृतिका के हैं। 220 के बाद से 221, हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटकें क्या कहलाती हैं? अंतःस्थ हिमोड कहलाती हैं। हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होने वाले हिमोड क्या कहलाते हैं? उसको हम पार्श्विक हिमोड का नाम देते हैं। पार्श्विक हिमोड अंतःस्थ हिमोड से मिलकर किस आकार की कटक का निर्माण करते हैं? घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार। किस हिमोड की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है? तो ये होती है पार्श्विक हिमोड की। पार्श्विक हिमोड इंपॉर्टेंट नहीं है ये देखेंगे। कह रहा कि तेजी से पिघलने वाली घाटी तल पर हिमनद टील को एक परत के रूप में अवस्थित रूप से छोड़ने वाले निक्षेप क्या कहलाते हैं? तो तली या तलस्थ हिमोड कहलाते हैं। ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे हम। अब आइए इस पे हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, हिमनद के नीचे प्रवाहित होने वाली जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है? नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में होती है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कह रहा है कि एक बर्फ के पिघलने के बाद से हिमनद के नीचे जमा हुआ जो मलबा किस रूप में मिलता है? उन्हें एस्कर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, जिन्हें हम एस्कर कहते हैं। बर्फ के पिघलने के बाद हिमनद के नीचे जो जमा हुआ जो मलबा होता है, वो किस रूप में होता है? जिसको हम एस्कर का नाम देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है वक्राकार कटक के रूप में। कह रहा है कि हिमानी धौत मैदान कहाँ निर्मित होते हैं? हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से। हिमानी धौत मैदान के हिमानी जलोढ़ निक्षेपों में क्या शामिल होते हैं? ये बजरी, रेत, चौका मिट्टी, मृतिका के मिश्रित समतल जलोढ़ पंख। ड्रमलीन हिमनद मृतिका के किस आकार के स्थल रूप हैं? अंडाकार, समतल, कटकनुमा। ड्रमलीन में किसके ढेर होते हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें रेत और बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलीन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा कैसे होते हैं? ये आपके समानांतर होते हैं। ड्रमलीन की सामान्यतः लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है? 1 किलोमीटर लंबा, 30 मीटर तक ऊंचाई तक होती है ये। ड्रमलीन का हिमनद सम्मुख भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका स्टॉस कहलाता है। ड्रमलीन का कौन सा पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल होता है? ये होता है स्टॉस भाग। ड्रमलीन का निर्माण कैसे होता है? हिमनद के दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। ड्रमलीन का जो अग्रभाग होता है वो स्टॉस भाग किसके कारण तीव्र होता है? तो जो प्रवाहित हिमनद मृतिका के कारण होता है। ड्रमलीन किस बात को बताते हैं? हिमनद प्रवाह की दिशा को बताते हैं। इंपॉर्टेंट है ये ड्रमलीन। कौन सी प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं इसी के कारण
अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। तो ये आपकी कौन-कौन सी होती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है तटीय प्रक्रियाएँ। कौन-सी? तटीय प्रक्रियाएँ। तटों के किनारे पर अधिकतर परिवर्तन किसके द्वारा संपन्न होते हैं? तो ये होते हैं तरंगों के द्वारा। तरंगों के अवगमन के समय जल तट पर क्या डालता है? अत्यधिक दबाव डालता है। तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रभाव से तटों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ता है अभूतपूर्व प्रभाव। कह रहा है कि सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा कौन सी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं? ये भी इम्पोर्टेंट ये है सुनामी लहरें। कह रहा है कि तटीय स्थलों और रूपों का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? स्थल और समुद्री तल की बनावट और समुद्रोन्मुख उन्मुख उन्मग्न तट और जलमग्न तट पर। इम्पोर्टेंट नहीं है। कह रहा है कि ऊंचे चट्टानी भागों को किस प्रकार तट भी कहा जाता है? ऊंचे चट्टानी भागों को ऊंचे चट्टानी भागों को हम बोलते हैं जलमग्न तट। ठीक है। निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तटों को किस प्रकार का तट कहा जाता है? इसको बोलते हैं उन्मग्न तट का नाम देते हैं। कह रहे कि ऊंचे चट्टानों तटों के सहारे तट रेखाएं कैसी होती हैं? ये तट रेखाएं जो होती हैं वो आपकी अनियमित होती हैं। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे नदियां कैसी प्रतीत होती हैं? कैसी नदियां प्रतीत होती हैं? ये होती हैं जलमग्न। ठीक है। तटरेखा अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहां कौन से तट बनते हैं? तो ये जो बनते हैं आपके समतल तट बनते हैं, सॉरी फियोर्ड तट बोलते हैं इसको, माफ करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ये नहीं है, बी है। कह रहा है अगला